तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टेम्परेचर का इफेक्ट किसी रेट ऑफ रिएक्शन पर। क्या टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक को, आई मीन टू से कि क्या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से किसी रिएक्शन के रेट पर कोई चेंज आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। बेसिकली जब हम यहाँ पे रेट चेंज की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन की, क्योंकि रिएक्शन भी दो अलग अलग वैरायटी की होती है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहाँ बेसिकली जिनके साथ हमें डील करना है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ डील करना है। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या ये दोनों अलग होती हैं? हाँ, ये दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले, जैसा कि हम लोगों ने ये कहा था कि लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी उनको क्लैरिफाई कर दिया था। एक न्यूमेरिकल भी मैंने उसका बताया हुआ था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में जो हम लोगों को पढ़ना है वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है। ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 जो रिलेट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। तो सबसे पहली चीज जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हमें समझना है वो यही समझना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है। देखिए और समझिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टर्म होता है तो ये थ्योरी के कंपेयर में इसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को आप अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है, तो ये अगर मैं कोई रिएक्शन पर्टिकुलर देता हूं, ठीक है, और सपोज दैट मैं ये कहूं कि बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो वहां पर रिएक्शन के ऑर्डर को डिफाइन करना काफी टफ होता है। क्यों क्यों टफ होता है? क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। तो क्या फिर रिएक्शन में हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिएक्शन में हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, और फिर हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझेंगे जिनसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे कि अगर एग्जाम में कोई रिएक्शन आ जाती है और हमें ऑर्डर डिफाइन करना है तो किस तरह से हम उस ऑर्डर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं? देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। देखो, इसे डिफाइन करने के लिए हमें एक रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। सपोज दैट मैंने एक रिएक्शन कंसीडर की Ma प्लस NB और यहां पे हमने इससे बनाया क्या? प्रोडक्ट। M इसकी स्टाइकियोमेट्री है, N यहाँ पे इसकी स्टाइकियोमेट्री है और यहाँ M और N से हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया है। अब यहाँ पे अगर इसके रेट एक्सप्रेशन को हम डिफाइन करें तो रेट एक्सप्रेशन क्या कहता है? दैट इज सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन। वो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के मल्टीपल के इक्वेट होता है। ठीक है, और अगर स्टाइकियोमेट्री गिवन है, दैट इज दिस वन, तो वो स्टाइकियोमेट्री उसके कंसंट्रेशन की पावर को डिफाइन करेंगे। कैसे? तो सिंपली अगर हम इसमें अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टर्म है इससे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो उसमें भी न्यूमेरिकल आता है, और इवन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें भी एग्जाम इसका क्वेश्चन आता है। तो मैं पूरा क्लियर करूंगा, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान से इस बात को समझ लेना। तो अगर हम इसमें लोमा अप्लाई करें, दैट्स मीन वी आर अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपली कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज dx by dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है concentration of reactant, here A to the power m, here B to the power n। अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम 11th का टर्म है, उतना अभी 11th में जाना नहीं है आपको, यहीं से समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं dx over dt को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सिंपली लिख दूंगा यहाँ पे दैट इज k, और यहाँ पे लिखेंगे A to the power m और यहाँ लिखेंगे B to the power n।
ठीक है, यहां फिर से मैं एक बार इस टर्म को डिफाइन करना चाहूंगा। वैसे तो मैं बता चुका हूं, यहां जो ये dx ओवर dt टर्म है, ये सिंपल टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ये टर्म रेट ऑफ रिएक्शन है, और यहां पे जो ये टर्म k है, ये होता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अलग बात होती है और रेट कांस्टेंट अलग बात होती है। ठीक है, ये मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, आप उसमें प्रीवियसली लेक्चर देख लेना। इसका जो यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, वो कांस्टेंट रहता है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, लेकिन इस के का डायमेंशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब देखिए, ये हमारी सिंपल क्या है, रेट एक्सप्रेशन की इक्वेशन है। अब यहां ऑर्डर क्या है वो समझिए। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सिंपली, अभी समझना अभी मैं क्या बता रहा हूं। ऑर्डर क्या है, सिंपली जो पावर है, ऑर्डर क्या है, सिंपली जो इनकी पावर है, इनका ओवरऑल सम होता है। इनका क्या होता है, ओवरऑल सम। कैसे, तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना चाहूं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपली क्या हो जाएगी, देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा हो जाएगी क्या, m प्लस n, यानी m प्लस n का जो सम होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। तो m प्लस n का सम से क्या मतलब है, अगर m प्लस n का सम 0 है, अभी बताएंगे कैसे 0 है, तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर m प्लस n का सम 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अगर m प्लस n का सम 2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर इस m प्लस n का सम 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम लोग मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं डेफिनेशन से इसको समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इनके सम से मतलब, अच्छा, इनका सम फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर उनका सम फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ रही है, तो फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर हो जाएगा उसका। इवन अगर निगेटिव भी आ रहा है, तो निगेटिव ऑर्डर हो जाएगा। निगेटिव ऑर्डर रेयर होते हैं, लेकिन निगेटिव ऑर्डर पॉसिबल है। रिएक्शन में कोई केमिकल रिएक्शन हो, उसका निगेटिव ऑर्डर बिल्कुल पॉसिबल है। जीरो भी पॉसिबल है, निगेटिव भी पॉसिबल है, फ्रैक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इस तरह की ये चीजें होती हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करती है। अच्छा, यहां एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा कि मैंने ये बताया कि m प्लस n का सम 0 हो जाएगा, तो 0 ऑर्डर, लेकिन m प्लस n का सम 0 होगा कैसे। देखो कैसे होगा, ध्यान से समझना। देखिए, और इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। ये तो हम मैथमेटिकली समझ गए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, लेकिन ये हम समझेंगे कैसे, कौन सा रिएक्शन दी गई है तो कैसे समझ में आएगा किस ऑर्डर की रिएक्शन। अब मेरी बात समझिए, अब देखिए, मैंने एक रिएक्शन यहां लिखी A, और यहां से सिंपली मैंने यहां पे बना दिया P। ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहां से यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये पार्ट जो बेटा है, ये होता है रिएक्टेंट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये होता है पार्ट प्रोडक्ट, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा, यहां तो भाई 1 दिख रहा है, तो क्या 1 पावर में आके काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी ना। अब समझिए यहां पे क्या है, अब क्या है कि जो dx ओवर dt है, रूल के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन टू द पावर। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पे इस A का कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, यह समझना होता है। मतलब मेरा बहुत सिंपल है। इसमें रिएक्शन की काइनेटिक के साथ अप्रोच ये होगा कि हमें यह देखना पड़ेगा कि इसके कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो जा रहा है क्या। अगर ए के कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो जा रहा है, तो फिर बिल्कुल सही बात है, ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक हो जाएगी। लेकिन अब यहां पे कोई नंबर लिखा हो और वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर क्या जरूरी है, सपोज दैट यहां पे कोई नंबर मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ए के कंसंट्रेशन को डबल किया गया और रेट 4 टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब
कि डबल करने पर रेट 4 टाइम हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि पावर में चीजें बढ़ रही हैं। रेट का किस में बढ़ रहा है? पावर में। यानी इसको डबल करने पर 4 हो रहा है, यानी ओवरऑल पावर कितनी रही होगी? 2 रही होगी, तभी हो रहा है, तो वो सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक हो जाएगी। अगर इसके कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट उसका 8 टाइम बढ़ जा रहा है, इसके कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और रेट कितना हो रहा है? 8 टाइम, तो इसका मतलब 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब फिर वहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो इश्यू है वो ये है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट कितना हो जा रहा है? तो इसी वजह से मैंने बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टर्म होता है वो सिंपली क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंटल होता है। अच्छा, अगर एक्सपेरिमेंट ना दे तो क्या करेंगे? तो उसके वो डेटा खुद ही गिवन कराएगा। वो आपसे कहेगा कि ए को डबल किया है लेकिन रेट पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी ए को मैंने डबल किया, रेट उतने टाइम इंक्रीज हो गया। ए को डबल किया, रेट उतना 4 टाइम इंक्रीज हो गया। ए को डबल किया, रेट 8 टाइम इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जब तक वो प्रॉपर हमें कंडीशन गिवन नहीं करेगा तब तक हम कभी इस रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आप बोलोगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा? अब देखिए, इसमें क्योंकि डेटा गिवन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें उसने बहुत सारी चीजें हमें बताई नहीं है, इसकी काइनेटिक को बताने के लिए कुछ टर्म भी मेरे पास नहीं है। तो सिंपली इस केस में ये ऑर्डर 0 भी हो सकता है। हो सकता है कि इसको डबल करने पर रेट में कोई चेंज ना आ रहा हो, तो 0 ऑर्डर काइनेटिक हो जाएगी। हो सकता है कि इसको कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट भी डबल हो जा रहा हो, तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हो जाएगी। इसका मतलब सिंपली कि किसी भी इस तरह की हाइपोथेटिकल रिएक्शन को देखकर हम कभी भी ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमें गिवन है इस तरह से A2P A प्लस B2P इस तरह से, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमें कुछ ना कुछ इसके पॉइंट्स गिवन होने चाहिए कि इसको डबल किया तो रेट कितना टाइम हो गया, ऐसा क्वेश्चन को मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका ऑर्डर निकालना पॉसिबल नहीं है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, तो क्या किसी भी रिएक्शंस की ऑर्डर को बिना किसी पॉइंट्स के डिस्कस किए या कुछ अगर वो पॉइंट्स ना दे, क्या कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी भी है कि उसका ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा? उसका ऑर्डर डिफाइन होगा। कैसे? या तो आपको 0 ऑर्डर जैसे रिएक्शंस है उसके कुछ एग्जांपल पहले से लर्न हो, है ना, पहले से आपने मेमोराइज कर रखे हो, या फर्स्ट ऑर्डर के आपने 2-3 एग्जांपल मेमोराइज कर रखे हो, ऐसा हो सकता है। उस केस में आप ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन होगी तो वहां ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं होगा। तो क्या इस रिएक्शन का ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं होगा? कभी भी एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। अब इसका ऑर्डर, जैसे सपोज दैट मैंने पूछा इसका ऑर्डर क्या है, आपने यहां देखा 1, आपने कह दिया सर इसका फर्स्ट ऑर्डर है। कैसे फर्स्ट ऑर्डर? मैंने कहा नहीं, ये कंसंट्रेशन जो था वो रेट पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो ये मैंने अब बाद में बताया, ये मुझे पहले बताना होगा कि जो कंसंट्रेशन है, इसके कंसंट्रेशन और जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन है। ये बात मुझे इस रिएक्शन को लिखने के साथ साथ बतानी पड़ेगी, तब आप बता पाओगे कि हाँ, अगर इसका जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है तो ये 0 ऑर्डर की काइनेटिक होगी। अगर मैंने कहा कि इसको डबल करने पर रेट भी डबल हो जा रहा है तो आप बताओगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक से जाएगा। मैंने पूछा कि अगर इसको डबल करने पर रेट ट्रिपल हो जा रहा है तो आप ट्रिपल क्या 4 टाइम हो जा रहा है तो आप बताओगे कि सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक है। बात समझ में आई? तो ऑर्डर इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, लेकिन फिर भी अगर ये है कि हमें एक्सपेरिमेंट तो देगा नहीं, तो वो आपको डेटा देगा ना कि पहले कंसंट्रेशन कितना था, इतने टाइम बाद कंसंट्रेशन कितना हो गया, तो फिर उसमें हम न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करके ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात। अच्छा, इसके अलावा क्या कंडीशन है? अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर तो क्या कोई रेट एक्सप्रेशन अगर हमें गिवन करा रहा है तो क्या हम वहां से ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, आप वहां से ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो। कैसे? मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान से समझिएगा वहां पे ऑर्डर डिफाइन कैसे होगा। देखिए, जैसे सपोज दैट एक इक्वेशन है हमारे पास, रेट
expression for a reaction is given. देखिए रेट एक्सप्रेशन गिवन है. क्या रेट एक्सप्रेशन गिवन है? ध्यान से देखिएगा. रेट इज इक्वल टू के और यहां a टू द पावर 3/2, यहां b दे रहा है और b टू द पावर 1. किसी रिएक्शन के लिए उसने ये दिया है. कोई रिएक्शन कैसी होगी? कुछ भी रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे. अब पूछ रहा है क्या इसका ऑर्डर डिफाइन होगा? हाँ, यहाँ पे आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहां सीधा डेफिनेशन से आप चले जाएंगे. क्या? सम ऑफ पावर्स डिफाइन इट्स ऑर्डर. तो यहां पे क्या कंडीशन हो जाएगी? यानी अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा? सीधा सिंपल एडिशन हो जाएगा. 3/2 प्लस 1 ओवरऑल कितना आ जाएगा? 5/2. दैट्स मीन 2.5 विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. अच्छा, क्या और भी क्वेश्चन हो सकते हैं? हाँ, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं. सपोज दैट एक और रिएक्शन मैंने आपको गिवन करा दी. रेट एक्सप्रेशन सीधा गिवन करा दिया. रेट एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? सिंपल दे रहा है R इज इक्वल टू के और यहां पे उसने करा दिया A. यहां पे सपोज दैट A और यहां पे पावर 1/2 और यहां पे B टू दी पावर 0. अब क्या होगा? तो अब भी सिंपल है ये. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत आराम से निकल जाएगा. कैसे निकलेगा? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दैट्स मीन 1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2. सिंपल है. यानी अगर हम आपको रेट एक्सप्रेशन दे रहे हैं फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं, ओवरऑल सम करना है. और भी क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरह के, आप कर सकते हैं, है ना. बुक्स में जो रेफरेंस बुक्स आपके पास होंगी उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस तरह के. कैसे करेंगे? देखो एक और क्वेश्चन करा देते हैं. जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन है, इसमें रेट एक्सप्रेशन इज गिवन. रेट एक्सप्रेशन सीधा दे रहा R इज इक्वल टू के, यहां लिखा A, यहां लिख दिया 5/2 और यहां लिख दिया B और यहां लिख दिया -1. ठीक है, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ध्यान से समझ लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. इसके साथ साथ फ्रैक्शनल भी हो सकती है, यानी 0 भी हो सकती है, 0, 1, 2 हो सकती है. लेकिन जो हायर नंबर के ऑर्डर होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं. ठीक है, इस वजह से, क्योंकि वहां इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता है. तो बेसिकली ऑर्डर जनरली जो कंडीशंस होती है उसमें थर्ड ऑर्डर तक हम लोग कंसीडर करते हैं. उनमें भी अगर आप 12th के लिए पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं तो आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक को ही समझना है. ठीक है, क्या सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन नहीं करना है. केवल यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा एक्सप्लेन करा दूंगा मैं. ठीक है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म, उसमें हम केवल आपको जीरो और फर्स्ट पढ़ाएंगे क्योंकि वही कोर्स में है केवल. ठीक है, तो यहां पे इसका अगर आपको ऑर्डर निकालना है, आपको अच्छे से आ गया होगा कैसे निकालेंगे. सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 5/2 -1 हो जाएगा. कितना आ जाएगा? यहां से 3/2 आ जाएगा, दैट्स मीन 1.5 ये हो जाएगा. ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन से आप ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं. तो अभी मैंने कुछ चीजें आपको बताई. क्या बताया मैंने? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन किया आपको, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, किस तरह से ये रिएक्शन काइनेटिक को किया जाता है. अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा. देखिए सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है. देखिए अगर आपको ज्यादा स्लो प्रोसेस लगे यहाँ पे तो आप उसको स्पीड को इनहेंस कर लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तो मुझको एक ऑर्डिनरी स्पीड पर ही चीजें मेंटेन रखनी पड़ेंगी. अगर मैं ज्यादा फास्ट कर दूंगा तो हो सकता है, क्योंकि हर तरह के कैंडिडेट्स हैं तो उनको कुछ आइडिया ना हो पाए. इन केस अगर आप ज्यादा अच्छे से बहुत तेजी से समझ रहे हैं तो आप स्पीड को इनहेंस कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए. A reaction is given A to B. ये एक रिएक्शन गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ
we doubled the concentration of A, then rate becomes 4 times. जो रेट है वो becomes 4 times. Then find out its order. इस तरह की रिएक्शन का ऑर्डर ये पूछ रहा है. देखिए अभी मैं इस तरह से लिख के आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना. नेक्स्ट टाइम से जब इसका न्यूमेरिकल की मैं सीरीज सॉल्व कराऊंगा तो वहां मैं ऑलरेडी पहले से ही सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी पीपीटी में बना के डाल दूंगा, ठीक है. उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा लिख के समझा रहा हूँ, लिखने से ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो इस तरह का क्वेश्चन है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं. अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए. क्वेश्चन का रिएक्शन इज गिवन ए टू बी. ए टू बी हो सकता है या ए टू पी भी हो सकता है, यानी ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है, ठीक है. अब कह रहा है कि इफ वी डबल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए के कंसंट्रेशन को हमने डबल किया है और कह रहा है बताइए कि और साथ में रेट जो है वो बिकम्स 4 टाइम्स हो जाता है, उसका ऑर्डर क्या होगा. यानी इसने डेटा गिवन किया मुझको कि ये रिएक्शन है. अगर ये कहता कि ये रिएक्शन है, इसका ऑर्डर बताइए, तो उस समय पर ऐसा पता करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था. तो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, सीधा रेट इक्वेशन लिखेंगे. तो रेट दैट्स मीन R1 इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A. ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट. अब जो कंडीशन उसने लगाई वो लिखेंगे. कह रहा था फाइनल रेट क्या हो जाएगा, R2 को कैलकुलेट करना है K, और कंसंट्रेशन कितना किया है उसने, ध्यान से देखेंगे कंसंट्रेशन कितना किया है. उसने कहा है हमसे, क्या कहा है, उसने कहा है कि वी डबल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ए. ए के कंसंट्रेशन को डबल किया है तो रेट बिकम्स 4 टाइम. तो रेट को हम कर देंगे 4 टाइम, ये हो गया. और ये कब हुआ है, ये तब हुआ है जब कंसंट्रेशन को कितना कर दिया गया है, डबल. और यहां देखो अभी ऑर्डर डिफाइन नहीं था तो हमने अज्यूम कर दिया कि इसका ऑर्डर कितना रहा होगा, n रहा होगा, ठीक है. क्योंकि अभी तो ऑर्डर पता नहीं है, ऑर्डर ही हमें निकालना है, तो यहाँ कुछ ना कुछ पावर तो कंसीडर करनी पड़ेगी क्योंकि यही पावर ऑर्डर को डिफाइन करती है, ठीक है. तो इस तरह से लिख देंगे. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और डिवाइड कर दो. तो ये इक्वेशन मैंने सीधा डिवाइड कर दी, इक्वेशन नंबर सेकंड. जैसे ही डिवाइड करोगे तो R1 से R1 यहाँ हो जाएगा कैंसिल, यहाँ K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/4 और यहाँ आप देखेंगे तो ये 1/2. सिंपल मैथमेटिक्स है, n लगा है और यहां से क्या होगा कि कंसंट्रेशन A टू द पावर n यहां भी है और A टू द पावर n यहां भी है. ये कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब आप सिंपली इसमें नॉर्मल मैथ्स लगनी है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है. 1/4 लिखा है तो 1/4 कैन बी रिटन एज दिस वन एंड हियर अगेन 1/2 टू द पावर n. यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो इनके बेसेस इक्वल हैं और अगर बेस इक्वल है तो पावर कंपेरेबल होती है. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, n की वैल्यू आ जाएगी 2. इसका मतलब ये जो ऑर्डर था इस रिएक्शन का वो सेकंड ऑर्डर था. बात समझ में आई, इसका ऑर्डर क्या था, सेकंड ऑर्डर था. पता कैसे चला, पता चला इसकी काइनेटिक्स से, क्योंकि उसने कहा कि A को डबल करने पर ऐसा इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है. सिंपली मैंने डेटा यूज कर दिया, इसका न्यूमेरिकल लगा दिया. वैसे इसको करने की भी जरूरत नहीं थी, वहीं से क्लियर हो जाता. लेकिन क्या है कि बेसिक्स में जब आप स्टार्टअप करें तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन करके करें, ठीक है ना. तो केवल आपको ये लेक्चर्स में वीडियो देखना नहीं, उसको कॉपी पर भी करना होता है, ठीक है. तो ये हो गया इसका. इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो यहां से ऑर्डर आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये बात हो गई किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की. तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर का ये निकालना बताया, इसके बाद और चीजें बताई. अब देखिए क्या है कि इसमें एक टर्म आपने समझा था रेट कांस्टेंट. कई बार इस टर्म का इस्तेमाल हुआ, दैट इज रेट कांस्टेंट. बार बार इस टर्म का यूज किया गया, रेट कांस्टेंट. आप अच्छे से एक बात को समझ लो कि जो रेट कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, दैट इज के. ये बहुत काम का टर्म है, यानी ये जो है इसकी यूनिट से ही हम ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें किसी भी तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो बेसिकली इस के की जो यूनिट है ना, उस यूनिट को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और ये यूनिट क्या होगी कि अगर काइनेटिक जीरो ऑर्डर की है, अगर काइनेटिक जीरो ऑर्डर की है तो के का यूनिट कुछ और होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर की है तो कुछ और होगा, सेकंड ऑर्डर की है तो कुछ और होगा. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए कुछ तरीके हैं
मैं डायरेक्ट भी आपको ये करना बता सकता हूं कि कैसे करेंगे, ठीक है। और वैसे प्रॉपर तरीका तो इसका ये है कि हर एक ऑर्डर को आप पहले पढ़िए, उसके बाद आप के को कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए इसको मैं पूरा आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, वहां से आपको क्या है कि आपको के का यूनिट निकालने के लिए पूरा डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको एक लाइन में फॉर्मूला होगा और सीधा डायरेक्ट ही उससे आप के का डायमेंशन फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक एक करके सारी काइनेटिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक को, ठीक है। यहां से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी जितना कुछ पढ़ा हमने सिंपल सा ओरल तरीके थे। अब हमें क्या पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, और उसके रेट एक्सप्रेशन को, इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन है उसको ही पढ़ना है, साथ में टी हाफ का प्रॉपर रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। तो पूरी तरह से इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसको आप बिल्कुल इन लेक्चर्स को उस तरह से मत पढ़िए कि ये केवल और केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लेक्चर है ना, ये आपके कंपटीशन को भी टच करेंगे। अभी मैं जब जीरो ऑर्डर पढ़ाऊंगा तो आप देखना, मैं जीरो ऑर्डर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारे ग्राफ आपको प्रॉपर बनवाऊंगा। इवन यहां तक ग्राफ वो केवल नहीं बनवाएंगे जो बुक्स में है, इसके अलावा ग्राफ जनरेट करने का पूरा प्रॉपर तरीका बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से आप ग्राफ को मेंशन करेंगे, कैसे। सपोज दैट अगर वो ग्राफ रिवर्स कर दे तो क्या क्या चीजें हमें ग्राफिकल चीजों से पता चल सकती हैं, तो पूरा इसमें प्रॉपर आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें समझना होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। देखिए बहुत छोटी सी बात है कि जीरो ऑर्डर क्या होती है, यानी जब रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर इस तरह की चीजें हैं, अभी और कायदे समझना, यानी रिएक्शन का रेट अगर कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, इसमें मैं फिर से लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, एक मिनट रुकिए, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इसमें जो रिएक्शन रेट होगा वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करने का मतलब यह है कि रिएक्शन अपनी काइनेटिक से चलेगी, लेकिन कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें या ट्रिपल कर दें या 4 टाइम कर दें, रिएक्शन की काइनेटिक पर कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, वो अपनी प्रॉपर स्पीड से जीरो ऑर्डर रन करेगी। यहां पे एक सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है, ऐसा लगता है जैसे जनरली लोगों को इस तरह का समझ में आता है कि तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिएक्शन प्रॉपर प्रोसीड करती है। कैसे, देखिए मैं समझा देता हूं आपको। जैसे सपोज दैट, इस टर्म को बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां मैंने लिखा ए और यहां मैंने लिखा पी, ठीक है, समझिए जरा ध्यान से। सपोज दैट ए के 10 मोल मैंने लिए, 10 मोल पर लीटर, ये ए का है, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि हर सेकेंड इसका 1 मोल पर लीटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर हर सेकेंड 1 मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं 10 सेकेंड बाद इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करूंगा तो 10 सेकेंड बाद यहां 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट पूरा का पूरा हो जाएगा 10 मोल पर लीटर। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 10 सेकेंड के बाद, यानी आफ्टर 10 सेकेंड,
ठीक है, अगर 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड की रेट से रिएक्शन जा रही है। अब कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं इसको 10 से 20 भी कर दूं तब भी इसका रेट वही रहेगा, कौन सा? 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको 100 टाइम्स कर दूं अभी भी इसका रेट कितना रहेगा? 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको आप कितना भी इंक्रीज कर दें, कितना भी डिक्रीज कर दें, रिएक्शन के रेट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक। मतलब अगर कोई रिएक्शन हमें गिवन करा रहा है और उसने ये बता दिया, देखिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन है ए टू पी, और वो हमसे कह रहा है कि ये एक रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक को फॉलो करती है। उसने हमें बता दिया कि ये काइनेटिक कौन सी फॉलो करती है? जीरो ऑर्डर। और उसने कहा बताओ इसके कंसंट्रेशन को मैंने 4 टाइम इंक्रीज कर दिया है, इसका रेट क्या चेंज, कितना चेंज आएगा रेट में? तो आपको आंसर देना है इसका रेट चेंज नहीं होगा। इसका रेट जो इनिशियली था स्टार्टअप में वही इसका रेट रहेगा, चाहे आप इसके कंसंट्रेशन को 10 टाइम इंक्रीज करें चाहे 100 टाइम इंक्रीज करें। कारण है इसकी काइनेटिक। इसकी काइनेटिक कौन से ऑर्डर की है? जीरो ऑर्डर की। तो जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब ये मत समझ लेना कि वहां रिएक्शन रुक जाती है ना। रिएक्शन की अपनी स्पीड होती है और रिएक्शन अपनी स्पीड से रन करती है, चाहे आप कंसंट्रेशन को कितना भी करते रहें वहां कंसंट्रेशन का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, तो अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर की काइनेटिक के रेट एक्सप्रेशन के लिए। देखिए तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब यहां पे मैं रिएक्शन लिख देता हूं सिंपल, ए और ए टू पी। ठीक है, कौन सी काइनेटिक हम लोग समझ रहे हैं? हम लोग जीरो ऑर्डर की काइनेटिक समझ रहे हैं और इसके रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, जीरो ऑर्डर का भी फर्स्ट ऑर्डर का भी। पहले जीरो ऑर्डर पूरा समझते हैं, तो किस तरह से करेंगे देखिए ध्यान से और इसको समझिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सपोज दैट इसका ए मोल स्टार्टअप में मैंने कैरी किया, कितने मोल है? ए मोल। ए मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होगा ए मोल। ठीक है, और ये मैंने काम कब किया? ये मैंने काम किया इनिशियल में। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने ए मोल ए का लिया इनिशियल में, तो जब मैंने ए का ए मोल लिया तब तो प्रोडक्ट बना नहीं होगा, कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बना? जीरो। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अगर टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम बाद करेंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का कोई रेट होगा तो उससे प्रोडक्ट तो बन ही रहा होगा। तो सपोज दैट टी टाइम बाद मैंने देखा क्या कि यहां प्रोडक्ट बना कितना? एक्स मोल। ठीक है, कितना बना? एक्स मोल। अच्छा एक्स मोल प्रोडक्ट बन गया, हाँ, तो कितना बचा? ए बच जाएगा ए माइनस एक्स मोल। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अभी आप जो जैसा मैं बता रहा हूं उस तरह से इसको समझिए, फिर अभी मैं रिलेशन को कनेक्ट कराऊंगा और तरह तरह के रिलेशन से जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे? यहां पे सिंपल लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन, दैट इज सिंपली लोमा। ठीक है, तो क्या ये लॉ कहता है? ये लॉ सिंपल कहता है, आपको अच्छे से पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट्स मीन dx ओवर dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन दैट्स मीन a माइनस एक्स। लेकिन ये जो काइनेटिक है वो जीरो ऑर्डर की है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, तो यहां पे पावर कितनी लगा देंगे? जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे? सिंपल थोड़ी सी मैथ्स का इस्तेमाल होगा और बहुत आराम से चीजें आ जाएंगी। कैसे? देखिए और समझिए। तो यहां पे क्या होगा? dx ओवर dt, dx ओवर dt इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा k, क्योंकि a माइनस एक्स की पावर जीरो हो गया, पूरी वैल्यू यूनिट हो गई। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। कैसे? सिंपल मैथ है, dx इज इक्वल टू k dt। देखिए अब यहां पे क्या है, या तो हम प्रॉपर इसकी लिमिट लेकर इसको इंटीग्रेट करें क्योंकि हमें पूरी वैल्यू निकालनी है, और या तो हम यहां पे क्या इंटीग्रेट के बाद कांस्टेंट का इस्तेमाल कर लें। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा? dx, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको बेटा जी क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। dx है यहां पे, ये इस तरह से कर दिया,
तो इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन kt, सिंपल मैथ्स है। और अगर आपको सिंपल इंटीग्रेशन क्योंकि इसमें यूज होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक प्रॉपर वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें केवल मैंने सिंपल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी ऑपरेटर सिखाए थोड़े बहुत जो फिजिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वो मुश्किल के 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, वो 15 मिनट का, उसमें आपकी लॉगरिदमिक वैल्यू जो होती हैं, लॉग वैल्यू, उनको भी आप कैलकुलेट करना सीख सकते हैं, उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन, देखिए कौन सी कंडीशन लगाते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं करते हैं, कंडीशन होती है तो लगाते हैं, इसको आपको रटना नहीं होता है। कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए। कंडीशन ये थी, इनिशियल का मतलब हो गया जब स्टार्टअप में कोई टाइम नहीं था, जब कोई टाइम नहीं था तब प्रोडक्ट कितना बना था, 0, तो वही कंडीशन लगा देंगे। यानी जब t 0 था तो x भी 0 था, है ना। जब t 0 था तो प्रोडक्ट क्या था, 0 था। तो ये दोनों वैल्यू अगर 0 कर दें तो c की वैल्यू बेटा आ जाएगी क्या, c की वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर इसको फ्रॉम फर्स्ट में इस्तेमाल कर दें तो सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा x इज इक्वल टू के टी, ठीक है। और जब x इज इक्वल टू के टी आ जाएगा तो k इज इक्वल टू हमारा डेरिवेशन आ जाएगा x बाई टी, ठीक है। यानी सिंपल हमारा रेट एक्सप्रेशन आ गया k इज इक्वल टू x बाई टी, यही डेरिवेशन हमें करना था। अब एक बात समझिए, क्या यहां पे मैंने जो डेरिवेशन किया है वो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट किया है। क्या किया है, प्रोडक्ट, यानी जो x है वो प्रोडक्ट है। x क्या है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी है। देखिए ये देखिए, यहाँ पे रिएक्शन जो आपने लिखी थी क्या थी, यहाँ पे a माइनस एक्स था, यहाँ पे क्या है, x मोल, प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वही इसका जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो। तो इसका मतलब सिंपल क्या हो गया कि जो कुछ बुक्स हैं वो यहां पे थोड़ा सा आपको अलग बात बताती हैं। क्या बात बताती हैं, वो सिंपली ये कहती हैं कि जो x है वो प्रोडक्ट है, और वो क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। A टू P ये कहानी है हमारी प्रोडक्ट की। यानी जब शुरू में अगर हम इसका कंसंट्रेशन ले लें R0, देखिए अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर मैंने कहा कि शुरू में इसका कंसंट्रेशन है R0, तब प्रोडक्ट कितना बना, आप बोलोगे प्रोडक्ट 0 बना। अच्छा, अब क्या मुझे बता सकते हो अगर ये R बचा तो प्रोडक्ट कितना बन गया, तो आप बोलोगे सीधा कि सर यहां पे प्रोडक्ट इतना बन जाएगा, क्योंकि R0 जो था वो स्टार्टअप क्वांटिटी थी, और यहां बेसिकली टी टाइम बाद मैं यहां पे टी इस्तेमाल कर देता हूं। हालांकि बुक में ये टी लगा नहीं होगा, लेकिन मैंने टी लगा दिया ताकि आपको ये पता चले कि ये क्वांटिटी टी टाइम बाद बची हुई क्वांटिटी है। तो एक बात बताइए, R0 शुरुआत में दिया था और RT बच गया तो प्रोडक्ट कितना बन गया, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर से समझो, सपोज दैट यहाँ पे 10 मोल लिया और यहाँ पे 2 मोल बच गया, तो कितना प्रोडक्ट बचा, 10 माइनस 2 यानी 8 मोल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो यही तो प्रोडक्ट है। इसका मतलब यहां पे जो मैंने x यूज किया, इस x की जगह मैं इस्तेमाल कर सकता था R0 माइनस RT। देखो मैंने यहां पे t लगा दिया है, रेफरेंस बुक्स वगैरह में आपको टी लगा नहीं मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। टी मैंने इस वजह से मेंशन कर दिया ताकि मुझे पता चल सके यहाँ पे कि टी टाइम बाद ये बचा हुआ है, ठीक है, ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन न रहे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या है, टी। तो क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, हाँ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। कुछ बुक्स में R0 की जगह C0 का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां भी, यानी हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या इस्तेमाल करते हैं, हमें क्या है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कितना दिया था, कितना बचा, तो प्रोडक्ट कितना बचा। तो यहां पे आप देखिए ये सिंपल इक्वेशन आ गई। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास मिल गया, ये भी किस ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए, है ना। अब आप यहां से समझिए, क्योंकि यहां से थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकल जाने का प्रयास करते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या ये 0 ऑर्डर का है, हाँ बिल्कुल, ये 0 ऑर्डर की काइनेटिक के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, सॉरी रेट एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, तो अगर सपोज दैट ये रिलेशन है, यहां पे हम रेट कांस्टेंट के लिए डायमेंशन इसका निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए यहाँ के का डायमेंशन क्या होगा,
K इज इक्वल टू अगर निकालें तो X प्रोडक्ट का मोल है, इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर। फिर से लिख देते हैं, यहां हो जाता है मोल पर लीटर, ठीक है। और नीचे क्या है, टाइम, तो टाइम को मैं अभी टाइम लिखे दे रहा हूं, क्योंकि अब देखिए टाइम जो है वो सेकंड भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अभी मैं टाइम लिख रहा हूं। तो फिर के का डायमेंशन क्या बन जाएगा, के का डायमेंशन बेटा बन जाएगा मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। क्या बन जाएगा यहां पे बन जाएगा मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। अच्छा, यहां सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, मिनट इनवर्स भी हो सकता है, आर इनवर्स भी हो सकता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि के और जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों का यूनिट वही है। रेट ऑफ रिएक्शन का भी तो यही यूनिट होता है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, आई मीन टू से। तो इसका मतलब क्या, इसका यूनिट और के का यूनिट सेम होता है। हाँ, जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है सेम वही यूनिट होता है आपका रेट कांस्टेंट के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसका यूनिट चेंज हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर, हर एक ऑर्डर के लिए चेंज हो जाता है। अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ दे कि अच्छा मुझे ये बताइए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है वो किस ऑर्डर के लिए वही होता है, मतलब किस ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट भी वही होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी यही होता है और रेट कांस्टेंट का यूनिट भी यही होता है, ठीक है। चलिए आते हैं, अब हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, अब हमें डील करना है ग्राफ के साथ में, यानी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। तो अब ग्राफ पढ़ने के लिए आपको कुछ बातें सीखनी है। क्या, सबसे पहले क्या है कि लगभग ये मानिए कि कई सारे ग्राफ हैं, अलग अलग ग्राफ अगर हम बनाएं, सबसे पहले अगर सपोज दैट हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो, dx ओवर dt, ये क्या है, ये सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन है वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए के कंसंट्रेशन के लिए और रेट कांस्टेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं इसको, ठीक है। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो पहली बात तो ये क्लियर करो कि ये ग्राफ आपको चाहिए किस ऑर्डर के लिए, तो मैंने यहां मेंशन कर दिया कि मुझको चाहिए ये ग्राफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। बहुत आसान सा ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा देख लो। यहां पे मैंने लिख दिया dx ओवर dt, यहां पे मैंने कंसंट्रेशन A और जीरो ऑर्डर। आपको अच्छे से पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है, तो इसका सिंपल ग्राफ बन जाएगा कैसा, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से हो गया ग्राफ, ठीक है। अच्छा ठीक, क्या मैं k वर्सेस x का ग्राफ बना सकता हूं, बिल्कुल सारे ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफ तो सिंपल मैथ्स आपको पता ही होगा तो बना सकते हो, क्योंकि सिंपल अगर मैं रिलेशन देखूं आगे का तो इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। k इज इक्वल टू एक्स बाई टी है और सपोज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझको एक ग्राफ प्लॉट कर दो जो ग्राफ x वर्सेस t का हो, क्या आप प्लॉट कर दोगे, बिल्कुल प्लॉट कर देंगे भाई। y इज इक्वल टू एम एक्स, मैथ्स में पढ़ रखा होगा, यानी ग्राफ पासेस फ्रॉम ओरिजिन, इंटरसेप्ट है नहीं भाई y एक्सिस पर, तो y इज इक्वल टू एम एक्स से बनेगा, यानी सिंपल ग्राफ बन जाएगा इसका बेटा। कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। अच्छा इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से बनेगा, क्योंकि इस पर स्लोप नहीं है, अच्छा इस पर सॉरी इंटरसेप्ट नहीं है। स्लोप क्या हो जाएगी इसकी, स्लोप इसकी हो जाएगी k, ठीक है। इसके अलावा और भी ग्राफ है, हाँ और भी ग्राफ है। अभी अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था एक, k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी। मैंने फिर बताया टी बुक्स वगैरह में मेंशन नहीं, मैंने टी लगा दिया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तो दोनों के रिलेशन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना ये दोनों चीज है क्या। अच्छा ये क्या है आर नॉट, अगर कोई पूछ दे आर नॉट है क्या, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि सर आर नॉट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा आर टी क्या है, आर टी जो है सॉरी आर टी जो है वो बेटा है, ये भी यही है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट, लेकिन आफ्टर टी टाइम, यानी टी टाइम बाद जितना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है वो है, ठीक है। तो इसका रिलेशन कितने ग्राफ बन सकते हैं, बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं। इनमें से कुछ ग्राफ मैं बना के आपको दिखाता हूं। एक ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, मैं यहां लिख देता हूं,
एक ग्राफ मुझको प्लॉट करके दिखाओ आप आर नॉट वर्सेस टी का, ठीक है। एक ग्राफ ये देख लो और सीख लो, इसको ग्राफ वगैरह प्लॉट करने नहीं आते होंगे। और एक ग्राफ मुझको बनाना है रिमेनिंग क्वांटिटी आर टी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये दो ग्राफ मुझको प्रॉपर अभी बनाने हैं जीरो ऑर्डर के लिए। कैसे बनाएंगे? आसान तरीका है भाई, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा केवल अलजेब्रा सॉल्व करो, ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है। कैसे? देखिए, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी अलजेब्रा सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा, आर नॉट कंसंट्रेशन माइनस आर टी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई के टी। आपको ग्राफ बनाना है आर नॉट। देखो, जिसके वर्सेस में ग्राफ बनाना है आर नॉट वर्सेस टी, तो उसको वाई एक्सिस पर लेना होता है। तो आर नॉट को आप इधर रखिए लेफ्ट साइड पर, तो आर नॉट इज इक्वल टू सिंपल आ जाएगा के टी प्लस रिमेनिंग क्वांटिटी आर टी। अब देखिए सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के ग्राफ होते हैं, मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूं। देखो, अगर पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ होगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का। नेगेटिव स्लोप का ग्राफ इस तरह का, क्योंकि वहां पे स्लोप जो होगी उसकी वो नेगेटिव आ जाएगी। स्लोप क्या होती है? tan थीटा होती है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ा होगा। तो यहाँ पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनाएंगे? देखो मैं बता देता हूँ ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक ग्राफ लिख लो इस तरह से, इस तरह से। अच्छा, किसके वर्सेस में बनाना है? आर नॉट। इस साइड पर आप बेटा मेंशन करो आर नॉट, ये मेंशन कर दिया, और इधर मेंशन कर दिया टाइम। इस पर हमें ग्राफ प्लॉट करना है। कैसा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ इस तरह से बनेगा। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि C है इंटरसेप्ट, वो भी पॉजिटिव है, तो ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट करके आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन पर। कैसे आएगा? देखिए ऐसे आएगा, ये ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। क्या इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी? जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव होगी इसकी स्लोप। तो इसका स्लोप हो जाएगा, क्या है स्लोप? k। तो स्लोप हो गया k। अच्छा, तो क्या इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट होती है ये डिस्टेंस जहां पे y एक्सिस को ये इंटरसेप्ट कर रहा है। अच्छा, तो इंटरसेप्ट क्या है इसका? इसका इंटरसेप्ट बेटा जी हो जाएगा क्या? RT, यानी बचा हुआ क्वांटिटी RT, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, ठीक है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो क्या दूसरा ग्राफ भी प्लॉट हो सकता है? बिल्कुल प्लॉट हो सकता है। दूसरा ग्राफ क्या बनाना है? RT वर्सेस T, यानी फिर से अलजेब्रा को सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे मैं दोबारा करके बता देता हूँ। K इज इक्वल टू, फॉर्मूला था आर नॉट माइनस आर टी रिमेनिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टी। यहां से क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई टी। अब हमें आर टी को वाई एक्सिस पर लेना है, तो ये के टी हो जाएगा, इधर आर टी इधर ले आओ, सिंपल सिंपल मैथ्स का इस्तेमाल है। इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी माइनस का के टी और प्लस का आर नॉट, इस तरह से। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, आसान होगा करना, अब तो समझ में आ गया होगा ना। ये इस तरह से, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, आरटी और निगेटिव स्लोप का ग्राफ। अभी भी मैंने बताया था निगेटिव स्लोप का ग्राफ इस तरह जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो पॉजिटिव है, यानी ग्राफ इसी तरह से आ जाएगा। किस तरह से आएगा? देखिए, ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ये बन गया। स्लोप निगेटिव होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। इसकी स्लोप याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, किसके वर्सेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ RT, लेकिन हो सकता है बुक में अगर आप देखो तो यहाँ केवल R लिखा हो, कंफ्यूज मत होना। वो टी टाइम बाद रिमेनिंग क्वांटिटी है जो रिएक्टेंट की, और यहाँ क्या है? टाइम है, ये टाइम लिख दिया, ठीक है। अब बताइए यहाँ का और ये डिस्टेंस क्या है? ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में। पहले तो स्लोप बताइए, तो स्लोप बेटा जी होगी माइनस के, यानी स्लोप होगी के विद निगेटिव साइन, ठीक है। ये स्लोप ध्यान में रखिएगा। ओ माय गॉड, यहां पे स्लोप कितनी हो जाएगी? फिर से लिख देते हैं हम, स्लोप हो जाएगी माइनस के, ठीक है। स्लोप इसकी होगी क्या? माइनस के। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट तो निकालना आता होगा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया था। इंटरसेप्ट क्या है? आर नॉट है, ठीक है। ये इंटरसेप्ट यानी ये डिस्टेंस जो बेटा देख रहे हो, दैट इज आर नॉट, दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। किस ऑर्डर की काइनेटिक हमने आपको एक्सप्लेन की है? हमने सिंपली आपको काइनेटिक एक्सप्लेन की है जीरो ऑर्डर की। यानी जीरो ऑर्डर क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया, जीरो ऑर्डर के साथ इसके कुछ ग्राफ एक्सप्लेन किए। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई जीरो ऑर्डर की बात। क्या जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जांपल? हाँ, जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, क्योंकि ऐसे तो आपको डेटा पर करना पड़ेगा। तो क्या इसके एग्जांपल कुछ है? हाँ, इसके एग्जांपल है जीरो ऑर्डर के, आप बुक्स वगैरह में देख सकते हैं। देखिए, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक के लिए जो
अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। देखिए यहां पे अमोनिया के फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अमोनिया के डिकम्पोजिशन की बात कर रहा हूं। तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप अमोनिया के मॉलिक्यूल को, पहली चीज अमोनिया का डिकम्पोजिशन है तो हाई टेम्परेचर पर होगा, लो टेम्परेचर पर तो होने से रहा कितना, लगभग आप इसको टेम्परेचर दे सकते हैं 1000 प्लस, यानी 1130 केल्विन, लगभग 1130 केल्विन का टेम्परेचर दे दो और प्लेटिनम कैटालिस्ट का इस्तेमाल कर दो, कैटालिस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा N2 प्लस 3H2। ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी काइनेटिक जीरो ऑर्डर की होती है, एक डिकम्पोजिशन HI का भी होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ HI का बेटा डिकम्पोजिशन अगर आप करेंगे तो ये गोल्ड सरफेस पर होता है, ठीक है। ये सिंपल सी रिएक्शन है, इनको तैयार कर लो, इतना कुछ हार्ड चीजें नहीं है, ये हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको जीरो ऑर्डर की काइनेटिक अच्छे से समझा दी है। अच्छा, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक में एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या, कि जीरो ऑर्डर की काइनेटिक का कभी एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आ जाए, कभी भी जीरो ऑर्डर का हो, तो आप उसको सिंपली यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना। यूनिटरी मेथड का मतलब जानते हो ना, जैसे कि आप जब जो इनिशियल क्लासेस में थे तो आपको पढ़ाया जाता था कि कॉस्ट ऑफ 10 बॉक्स इज इक्वल टू दिस वन, देन हाउ मच कॉस्ट विल बी फॉर द 20 बॉक्स। तो आप क्या करते थे, 10 बॉक्स की कॉस्ट होती थी उतनी, तो 1 बॉक्स की कॉस्ट इतनी, इसलिए 20 बॉक्स की इतनी। बिल्कुल सेम काइनेटिक आपको फॉलो करनी है जीरो ऑर्डर के लिए। केवल जीरो ऑर्डर में ऐसा लगा ना, उसमें परसेंटेज ऑफ रिएक्शन देगा कि 10% रिएक्शन के लिए इतना टाइम लगा तो 20% रिएक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा। आप बिल्कुल सिंपल वही यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे क्या है, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक को आपने अच्छे से समझा। आई होप कि आपको जीरो ऑर्डर की काइनेटिक समझ में आई होगी। लेकिन जीरो ऑर्डर की काइनेटिक में एक पॉइंट अभी भी मिसिंग है, क्या, टी हाफ से इसका प्रॉपर रिलेशन, यानी जीरो ऑर्डर की काइनेटिक का रिलेशन किससे, टी हाफ से। टी हाफ होता क्या है, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम भी बोल सकते हो, और इसको प्रॉपर बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये हाफ लाइफ टाइम होता क्या है, एक बात, और साथ में ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक से किस तरह से रिलेटेड होता है, क्या रेट कांस्टेंट और टी हाफ में कोई रिलेशन होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये टी हाफ है क्या, ठीक है। ये हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, देखो मैं एक लाइन में आपको हाफ लाइफ टाइम समझा देता हूं, और उसके बाद जीरो ऑर्डर की काइनेटिक से इसका रिलेशन, बस इतनी बात हम समझाएंगे इस लेक्चर में। और जैसे ही आप जीरो ऑर्डर पूरी काइनेटिक को समझ जाओगे, मैं जीरो ऑर्डर की काइनेटिक को ब्रेक कर दूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक, ठीक है। लेक्चर काफी लेंथी ऑलरेडी हो चुका है, तो देर ना करते हुए सीधा हम लोग आते हैं टी हाफ को समझ लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहली चीज हमें समझना पड़ेगा हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ टाइम क्या है, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा, इसको और कई लेटर से रिप्रेजेंट भी करते हैं, इसी को कभी कभी टी हाफ भी बोलते हैं, टी हाफ, ठीक है। इसी को कभी कभी बोलते हैं T50%, ऐसे भी बोलते हैं। इसको कभी कभी लिखते हैं T0.5, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये सारे एक ही वर्ड के रिप्रेजेंटेशन है, इनको तरह तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी एक ही बातें। लेकिन ये होता क्या है, तो चलो समझाते हैं आपको टी हाफ क्या होता है। देखिए, टी हाफ का जो डेफिनेशन है, मतलब अगर हम बुक से उसको कंपेयर करें तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन टी हाफ का होता है। टी हाफ ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड की जो ओरिजिनल क्वांटिटी है, जितना भी कंपाउंड ओरिजिनल में है, इनिशियल में है, वो जितने टाइम बाद डिकम्पोज होके अपनी क्वांटिटी का हाफ हो जाएगा, उस टाइम को हम बोलेंगे टी हाफ। मतलब सिंपली है द टाइम in which initial amount of reactant
बिकम्स हाफ। अच्छा, बिकम्स हाफ बोले या रिड्यूस्ड इट्स हाफ बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बातें है। ठीक, ये जितने समय में आधा रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? तो देखो ऐसे, जैसे सपोज दैट यहां पे मैंने किसी कंपाउंड की कुछ क्वांटिटी दी, कितनी, सपोज दैट यहां मैंने क्वांटिटी दे दी 100 ग्राम। कितना दिया? 100 ग्राम, ठीक है। और मैंने ये कहा कि इसमें 10 आवर बाद अगर इस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया गया तो 10 आवर बाद यहां पे ये कितना मिला? 50 ग्राम। तो अब आप समझिए, इस 100 ग्राम से ये रिड्यूस कितना हुआ? 50 ग्राम। बिल्कुल सही बात। कितना टाइम लगा? 10 आवर। तो बेटा यही टाइम जो आपको दिख रहा है ना 10 आवर, इसी को बोलते हैं टी हाफ। ठीक है, एक बात और, ये सेल्फ डिकम्पोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, 100 ग्राम कोई स्वीट्स दी और आपने 10 मिनट में इसको 50 ग्राम आपने उसको खा ली और 50 ग्राम बच गई, तो आप बोले कि 50 ग्राम उसका 10 मिनट टी हाफ हो जाए। ऐसा इट डजंट मीन दैट, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका मतलब है वहां पे सेल्फ डिकम्पोजिशन होना चाहिए। कंपाउंड आपने रख दिया, 10 दिन बाद देखा तो उतना, और कोई ये 10 आवर या 10 डेज या 10 ईयर कोई लिमिटेड नहीं, वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। टाइम कितना भी हो सकता है टी हाफ। टी हाफ इवन थाउजेंड्स में जा सकता है। याद करिए कार्बन 14, कार्बन डेटिंग वाला केस, कार्बन 14 लगभग 5000 प्लस ईयर होते हैं उसका 50% रिड्यूस होने में, ठीक है। तो लेकिन एक बात समझिए, जैसे मैंने 100 ग्राम कैरी किया, 100 ग्राम में ये 50 ग्राम हो गया, ठीक है। तो ये टाइम जो दिया ये टी हाफ हो गया। लेकिन यहाँ पे कौन से ऑर्डर की काइनेटिक हम लोग देख रहे हैं? जीरो ऑर्डर की। इसका मतलब ये समझिए कि अगर जीरो ऑर्डर होगा ये, तो जब अगला 10 आर होगा यहाँ पे, तो ये 0 ग्राम बचेगा। यानी पहले 50 ग्राम, 50 से 0 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एक टी हाफ ये लगा, एक टी हाफ ये लगा। जीरो ऑर्डर की काइनेटिक 2 टी हाफ में खत्म हो जाती है, ठीक है। यानी जीरो ऑर्डर का अगर हमें टी हाफ पता हो और हम ये पूछे कि बताइए पूरी रिएक्शन कब कंप्लीट हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको उस टी हाफ का डबल कर देना होता है। और जीरो ऑर्डर की काइनेटिक ही काइनेटिक है जनरल कंडीशन पर, जो खत्म हो जाती है रिएक्शन। बाकी किसी भी ऑर्डर को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। अभी मैं बताऊंगा जब कंपैरिजन, तब समझ में आएगा। तो चलिए, ये तो हो गई टी हाफ की बात। अब मेन फॉर्मूले पर आते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला सिंपल था, K इज इक्वल टू एक्स बाई टी, ठीक है। तो अगर ए के टर्म में जी, तो अब इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करेंगे। क्या? हाफ रिड्यूस करना है तो ए बाई 2 हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा? टाइम सिंपली टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दो तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा K इज इक्वल टू ए बाई 2 इंटू टी हाफ। अच्छा, कुछ बुक्स में ए की जगह सी नॉट का इस्तेमाल किया गया है, वहां फॉर्मूला क्या होगा? K इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2 टी हाफ। अच्छा, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी फॉर्मूला, दोनों एक ही बातें हैं। तो टी हाफ क्या आ जाएगा? टी हाफ बेटा जी सिंपल आ जाएगा ए बाई 2K, ये आ जाएगा ए बाई 2K, ये आ जाएगा। अच्छा, ये टाइम जो 1/2 दिख रहा है 50% है। अगर मैं पूछूं अच्छा बताइए जीरो ऑर्डर की काइनेटिक को 100% कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो बहुत आसान है, क्योंकि अभी अभी आपने काइनेटिक को समझा था। यानी अगर जीरो ऑर्डर की काइनेटिक को आपको 100% कंप्लीट कराना है रिएक्शन को, तो ये बेटा टाइम होगा 2T इंटू 50%, यानी टी हाफ। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू टी 50%, यानी टी हाफ की वैल्यू कितनी है? ए बाई 2K। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका सिंपली फॉर्मूला जो आ जाएगा टी 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए बाई के, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूं सी नॉट बाई के यूनिट। तो ये आपका आ जाएगा, यूनिट का मतलब सिंपली है, यहाँ पे टाइम का जो यूनिट होगा वही आ जाएगा। सेकंड में अगर इक्वेशन चल रही तो सेकंड आ जाएगा, अगर आर में चल रही तो आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक को मैंने टी हाफ से रिलेट कर दिया। फिर से एक बार टी हाफ को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसके क्वेश्चन में करा दूंगा। जैसे a reaction follows, सॉरी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक पढ़ा रहे हैं, तो follows जीरो ऑर्डर काइनेटिक एक रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक को फॉलो कर रही है। अब सपोज दैट वो कह रहा है आपसे टाइम टेकन
टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ दिस रिएक्शन इज 100 मिनट। बहुत अच्छी बात, 50% रिएक्शन को कंप्लीट करने में 100 मिनट लग रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट। अब ये कितना टाइम लेगी रिएक्शन कंप्लीट होने में, कितना? 100% ऑफ दिस रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 75%, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 60%, क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना भी कह सकता है। ये क्वेश्चन आपके सामने रहा और क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व होगा देख लो, मैंने सिंपली बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली वी विल फॉलो द यूनिटरी मेथड। हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे और रिएक्शन आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल। कैसे देखिए, कह रहा है रिएक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इज गिवन हियर, जीरो ऑर्डर काइनेटिक। अब कह रहा है टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ दिस रिएक्शन इज 100 मिनट। बहुत आसान सी चीज है, रिएक्शन को 50% कराने के लिए, यानी 50% ऑफ दिस रिएक्शन कितने टाइम में बेटा कंप्लीट होती है? 100 मिनट में। अच्छा, 100 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है? बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। 100 मिनट में 50% रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो बता सकते हो क्या 1% कितनी देर में हो जाएगी? बिल्कुल बता सकते हैं। 1% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम टेकन होगा वो लगेगा केवल और केवल 2 मिनट, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन पर आते हैं, क्या क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले उसने कहा 100%, तो 100% के लिए तो मुझे पता ही है, लेकिन चलो इस क्वेश्चन से करते हैं, इस तरह से करते हैं। 1% के लिए 2 मिनट, तो बताइए 100% ऑफ दिस रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन 100% करानी है तो कितना टाइम लगेगा? 100 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब हो गया 200 मिनट। अच्छा ठीक, 75 करानी है, कितना टाइम लगेगा बेटा? 75% अगर करानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 75 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी आंसर आ जाएगा 150, राइट। इसके बाद 60% का आप आराम से कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, जिनमें आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, एक लास्ट बात और मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूं, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है। क्या चीज एक बची हुई है, जरा देख लो, थोड़ा समय और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने पढ़ा टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2k। बहुत सही बात, टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट। सी नॉट है क्या? तो सी नॉट के लिए तो आपको कुछ बताना नहीं, ये इनिशियल क्वांटिटी थी, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, तो क्या टी हाफ इस इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है। ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ होता है वो डिपेंड करता है। फिर से मेरी बात को सुनो, कि जो जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें, आपने जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट किया था dx ओवर dt और इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहां बेटा जी आपको ग्राफ क्या मिला था? यहां आपको ग्राफ मिला था ये, क्योंकि इंडिपेंडेंट था। अच्छा, तो अगर ये ग्राफ सपोज दैट मैं बनाता हूं टी हाफ के लिए, यहां मैंने रखा टी हाफ, यहां मैंने रखा सी नॉट, तो भी क्या ग्राफ वही बनेगा? बिल्कुल नहीं। इसमें आप ध्यान से देखिए तो 1/2k, ये आपका 1/2k जो है कांस्टेंट है, यानी टी हाफ जो है इसका, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन पर जीरो ऑर्डर के लिए। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो सिंपली इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसकी जो स्लोप होगी वो स्लोप हो जाएगी कितनी? 1/2k, 1/2k।
और बिल्कुल ग्राफ ये बनेगा। ये चीज ध्यान रखना कि किसके वर्सेस में ये ग्राफ बन रहे हैं, यहां से नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल बन गया। अच्छा एक बात और कि ये टी हाफ और कंसंट्रेशन का रिलेशन, कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग टी हाफ होती है। भाई अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज दैट 10 मोल है तो उसका टी हाफ कुछ और होगा। अच्छा अगर 20 मोल है तो उसका टी हाफ कुछ और होगा। तो यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। क्या रिलेशन है देख लो, एक रिलेशन और करा देते हैं। तो टी हाफ ये पहला टी हाफ है, और अगर कंसंट्रेशन ये दूसरा टी हाफ है, और यहां सी नॉट पहला कंसंट्रेशन है, और यहां पे दूसरा कंसंट्रेशन है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सपोज दैट आपसे न्यूमेरिकल पूछ दे कि किसी इस कंसंट्रेशन पर टी हाफ ये है, ठीक है, तो बताओ अगर टी हाफ ये हो तो ये कंसंट्रेशन कितना होगा, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जीरो ऑर्डर की काइनेटिक को कंप्लीट समझाने का प्रयास किया है विद ग्राफ, और आई होप की चीजें आपको समझ में आई जरूर होंगी, ठीक है। और इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद उसको अच्छे से आप रिवीजन करेंगे, तब आपको जीरो ऑर्डर की काइनेटिक पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपके पास जो भी बुक्स हो उनसे आप प्रैक्टिस करिए। इसकी जो क्वेश्चन सीट होगी वो आपको इसी वीडियो के साथ में नीचे लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर देना, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ध्यान से समझना। तो ये मैंने जीरो ऑर्डर की काइनेटिक बता दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर को केवल पढ़ेंगे नहीं, सारा डेरिवेशन पढ़ेंगे उसका फर्स्ट ऑर्डर का। डेरिवेशन के अलावा पर्टिकुलर ग्राफ्स भी पढ़ेंगे कि किस हिसाब से ये ग्राफ वेरी करते हैं। और आपका फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें लॉग का फंक्शन भी आएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए। आई होप कि जो चीजें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।